पिछले एपिसोड में आपने सुना कि नैना कायरा के लिए अपनी फीलिंग्स अपने पापा के सामने कबूल लेती है, पर उसके पापा की शर्त के कारण वो कायरा से दूरी बनाने का डिसीजन ले लेती है। अब आगे। पर ये सिचुएशन इतनी अलग थी कि रोमा को भी एक गहरी सांस लेनी पड़ गई। कायरा जो फेस करने जा रही थी उसके लिए नहीं, बल्कि कायरा को ऐसे देखकर कहीं नैना कमजोर ना पड़ जाए। गाड़ी में बैठने के बाद पहली बार रोमा बिल्कुल चुप थी और धीरे धीरे इतने दिन के बाद उसके अंदर कैद सवाल उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। हम कहाँ जा रहे हैं? नैना के घर की पार्टी में तुम्हें बुलाया है। रोमा की टोन बिल्कुल सीरियस थी, जो कायरा पहली बार सुन रही थी। पर वो तो मुझसे मिलना नहीं चाहती थी ना। रोमा एक बार फिर गहरी सांस ले लेती है। यू आर इन्वाइटेड कायरा, दैट्स दैट। प्लीज इससे आगे मुझसे कुछ मत पूछना। कायरा बहुत कुछ पूछना चाहती थी, पर वो जानती थी कि उसके सवालों के जवाब नैना के पास थे, इसलिए वो उस वक्त चुप हो गई। वो जानना चाहती थी कि कैसी थी नैना, लेना चाहती थी उसकी खैर खबर, पर समझ गई थी कि तसल्ली अब उन आंखों को देख के ही होनी थी। और वो नैना को देखने का ये बेसब्र सा सफर खामोशी से काटने लगती है। वादियां खिल जानी थी अब तक दिल के आलम से उसके, पर न जाने क्यों जर्रे जर्रे में एक मातम सा छाया था। 1 घंटे में वो लोग किसी दिवाली से सजे उस घर के गेट से अंदर आ जाते हैं। बाहर गेट पर कुछ लोकल मीडिया वाले खड़े हुए थे, जिन्हें गार्ड्स अंदर नहीं आने दे रहे थे। किस चीज की पार्टी है ये? उन्हें देखकर गाड़ी से उतरने से पहले वो रोमा से पूछती है, जिसके चेहरे पर न जाने क्यों एक मायूसी सी थी। करण का बेटा फाइनली घर आ गया है। वो कायरा को देखती है और एक सैड सी स्माइल करके उतरने लगती है। तो ये तो खुशी की बात है ना, पर आप खुश क्यों नहीं लग रहे? हर खुशी के मौके पर हर दिल खुश हो, ये जरूरी तो नहीं ना। कायरा को उसकी बात समझ नहीं आई थी, पर रोमा फिर भी गाड़ी से उतर जाती है कम अप और उसे फॉलो करने कहती है। जन्नत कहीं और कैसे हो सकती थी जब वो एक बार फिर उस हूर के सामने खड़ी थी। उन सजी हुई आंखों की हुकूमत तो देखो कायरा पर, कि इतने दिन में न जाने उसके दिमाग ने खुद को बचाने की कितनी साजिशें की हुई थी, पर उसके आगे सब धुआं हो गई। अंदर जितने भी गिले शिकवे फरियाद थी, सब ने मिलकर उससे दगा कर दिया हो और उसे अकेला ही नैना की आंखों के सामने छोड़ गए हो। हिली सी सांस लिए कायरा नैना की रूह छू लेने वाली खूबसूरती को खुलेआम एकटक निहारे जा रही थी। भरी आई थी वो अपने फसानों से, एक झलक ने उसके लूट लिया था उसे उसी के गमों से। एक फुल लेंथ के रेड इवनिंग गाउन में वो कायरा के हारे हुए दिल पर भरी महफिल में सबसे ऊंची बोली लगा रही थी। सुर्खलाल होंठ कुछ और सोचने समझने लायक नहीं छोड़ रहे थे उसे। इतना क्लासी और एलिगेंट बना के खुदा ने सीधी मात दी थी कायरा जैसे एक तरफा आशिकों को। पर वार अगर आज भी एक तरफा होता तो क्या ही कहना था। आज यहाँ वो कंट्रोल्ड और एलिगेंस की क्वीन की ताकत अपने आशिक के आगे डगमगाती सी नजर आ रही थी। आज तो खुदा भी फुर्सत से नैना के खुद पर काबू होने की ताकत को आजमाने वाला था, क्योंकि अगर जो हाल कायरा का था उसे देखकर उससे भी कई गुना बढ़कर असर कायरा के सीने पर वो टैटू ने कर दिखाया था।
मानो जैसे उसके लुक ने, उसके गेटअप ने संभली हुई नैना के कतरे कतरे को बगावत पर उतार ला दिया हो। यूं कोई देखे उन्हें तो समझे कि धड़कनों की रफ्तार क्या होती है। Damn, she's hot. ये शब्द नैना को कानों में चुभने ही थे, पर असर उन्होंने कहीं और ही किया था। उसने निहाल को वो आंख दिखाई जिसे देखकर उसके आगे के शब्द उसके गले में ही दफन हो गए, और वो डर कर अपने दोनों ही हाथों को सामने करके खड़ा हो जाता है। यूं तो 25-26 साल का निहाल कदकाठी में लंबा और ताकतवर था, पर नैना की आंखों के आगे किसकी मजाल जो चल जाए। उसे समझ तो आया नहीं था कि नैना ने इतने गुस्से में उसे क्यों देखा था, पर उसने उसके बाद आगे नैना की आंखों के डर से कुछ नहीं कहा। नैना जानती थी उसका असर कायरा पर होता रहा तो वो खो जाएगी, और उससे भी ताकतवर अगर कायरा का असर उस पर यूं ही होता रहा तो वो कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए वो रोमा की तरफ सर हिला के कायरा को सबसे इंट्रोड्यूस कराने का इशारा करती है, और एक शार्प सी सांस लेकर सीढ़ियां चढ़ के घर के अंदर चली जाती है। अपने पीछे निहाल की बेमतलब की बातों को इग्नोर करते हुए वो अंदर आने के बाद जानवी को इशारे से निहाल को ले जाने कहती है, क्योंकि कायरा का उस पर इस तरह का असर देखकर वो कुछ देर खुद को अकेले में संभालना चाहती थी। समझना चाहती थी कि उसके खिलाफ ये कब और कौन सी फौज छोड़ गई थी कायरा उसके अंदर। किस्मत से मिले उसके दोस्तों की खासियत ही यही थी कि वो नैना के हर इशारों को बड़ी ही आसानी से समझ लेते थे, और यही समझ के कारण जानवी बिना उसके कुछ कहे निहाल को वहां से ले जाती है। अब जब उसके पास कोई नहीं था, वो सोच सकती थी, संभाल सकती थी खुद को, और इत्मीनान से देख सकती थी ऊपर खड़े होकर हॉल में खोई सी कायरा को। उसकी बॉडी में हैंडसम और फेमिनाइनली दिल थाम लेने वाली कोई ताकत थी, कोई मदहोश कर देने वाली एनर्जी। आज तो उसका बचपना भी बचाने नहीं आ रहा था उसे, जिसे उसने हर दिन याद किया था, जैसे वो कहीं कायरा के अंदर छिपा बैठा हो। ऐसा तेज था कायरा का आज, जो गुमसुम होके भी नैना को गहरी सांसें भरने पर मजबूर कर रहा था। वो जानती तो थी कि कायरा उसकी आफत है, पर ये आफत इतनी हसीन बन बरसनी थी, ये ख्याल उसके अंदर इससे पहले कभी आया ही नहीं। मानना पड़ेगा तुम्हारा टेस्ट। पीछे आकर करण अपनी बहन की नजरों को फॉलो करते हुए कहता है, जिसे सुनकर वो एक बार फिर गहरी सांस लेकर अपने भाई की तरफ देखने लगती है, जो बदले में अपनी बहन के अंदर चल रही जंग को समझ उसके कंधे पर हाथ रखकर एक सिंपैथेटिक स्माइल देता है, तुम सही कर रही हो। और कहकर उसे एक वाइन का ग्लास देकर वहां से चला जाता है, जो वो बिना पिए ही साइड में रखकर छोड़ देती है, क्योंकि उसे वो चीज करनी थी जो किसी इन्फ्लुएंस के अंदर वो नहीं कर सकती थी। इधर रोमा कायरा को सबसे मिलवा देती है। नैना का भाई करण, जो नया नया पापा बना था, एक्चुअल में वो बिना हील्स के उससे कम से कम 4 से 5 फीट लंबा था। कायरा ने सोचा नहीं था कि वो उसे देखकर इतना खुश होगा, जैसे वो कोई अजनबी थी ही नहीं। उन लोगों के पास इतनी शोहरत होने के बाद भी कोई घमंड नहीं था। नैना और करण बिल्कुल मैच नहीं खाते थे एक दूसरे से। जहाँ करण की आंखें बिल्कुल सॉफ्ट थी, वहीं नैना की आंखें किसी को खड़े खड़े ही राख कर दे। उसकी वाइफ राशि पोस्टमार्टम उसके चेहरे पर असर करने की बजाय एक अलग ही ग्लो छोड़ गया था। किस्मत वाली थी शायद वो
वो सुंदर होने के साथ साथ फनी और इंटेलिजेंट भी थी। दोनों ही स्कूल कपल से और 8 साल बाद अब वो एक खूबसूरत सी नन्ही जान को इस दुनिया में लेकर आए थे। आरव एक प्रीमैच्योर बेबी था, यानी कि 8 महीने में हुआ बच्चा, और साथ ही कॉम्प्लिकेशंस राशि की बॉडी में भी आ रहे थे। किस्मत से उसकी मम्मी जैसी एक्सपीरियंस डॉक्टर ने सब कुछ संभाल लिया था। अब जब सांघवी परिवार का पोता फाइनली वो लोग हेल्दी लेकर घर आए थे, तो लाजमी था पूरे घर में इतनी खुशियां होना। पर कायरा की खुशी तो पता नहीं कहाँ छुप कर बैठी थी। नैना की मम्मी अभी भी यंग और फिट थी और उनका ऑरा काफी सिमिलर था करण से। कुछ फीचर्स आए थे नैना के चेहरे पर, जैसे उनकी नाक, रंग, पर दोनों में से किसी की आंखें नैना की आंखों को मैच नहीं खाती थी। तो किस पर गई थी वो कायरा को ठहरा देने वाली आंखें? और पीछे मुड़ते ही जब उसने 6 फीट के अपने 50s में आते सांघवी परिवार के हेड को देखा, तो उसे उसका जवाब मिल गया। वो थे नैना की ताकत, उसकी तालीम, उसकी स्थिरता के पीछे। वही आंखें, वही ऑरा, वही कामनेस, वही कॉन्फिडेंस। अब दुनिया में किसी से नैना के बाद डरा जाए तो वो यही थे। जब कायरा उन्हें देख रही थी, तो बदले में उन्हें भी जरा सा वक्त ना लगा नैना के दिल का ये हश्न करने वाली वो प्योर एनर्जी को पहचानने में। कुछ बेहद पाक था कायरा में, जिसने उन्हें मजबूर कर दिया ऊपर खड़ी उनकी बेटी की तरफ देखने के लिए। वो नैना के अब तक के डिसीजन में पहली बार उससे नाखुश हुए थे। कायरा के हेलो को वो नोटिस करके अपने कमरे में वापस चले जाते हैं, नर्वसनेस में कायरा के हाथों को पसीने से भिगा के। उसके पापा और नैना दोनों ही पार्टीज के शौकीन नहीं थे, पर आज क्योंकि नैना को एक बहुत ही ज़रूरी काम को अंजाम देना था, इसलिए वो अपने पापा की तरह पार्टी को नहीं छोड़ के जा सकती थी। पार्टी में जितने गेस्ट आए थे वो सब नैना की फैमिली के बहुत ही क्लोज थे। उसके कारण पिछले आधे घंटे से नैना का कायरा को देखकर भी अनदेखा करना आसान हो गया था। मुझे क्यों लाया गया यहाँ पे? वो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती है। मैंने किया क्या ऐसा कि उन्हें ये तक नहीं बताया कि मैं उन्हें इतना चाहती हूँ? फिर क्यों ट्रीट कर रही है वो मुझे ऐसा? रोमा से एक भूल हो गई थी कि उसने कायरा को थोड़ी देर के लिए राग के साथ छोड़ दिया था, और तब से लेकर अब तक उसने ऑलरेडी 3 ग्लास वाइन पी ली थी। उस पागल को तो वाइन पीनी भी नहीं आई, और एक सांस में इतने ग्लास पी लेने के कारण उसके अब इमोशंस बाहर निकल रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो होश खो रही थी, बस इतनी देर से जो वो नर्वस थी, अब उसके अंदर वो नर्वसनेस गायब होने लगी थी। जस्ट बी स्ट्रॉन्ग। रोमा की बातें उसे समझ नहीं आ रही थी, और अगर उसने राग को ये ना बताया होता कि वो कितना अंदर से परेशान है, वो उसे वाइन ही नहीं देता, और वो अब तक इन उलझी उलझी पहेलियों से बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती। पर अब जो उसके अंदर ड्रिंक्स दौड़ रही थी, वो अब सहमी संभली सी कायरा नहीं बची थी। शुक्र ये था कि कायरा एक चुप सी एक साइलेंट ड्रिंकर थी। वो तमाशा पसंद नहीं करती थी पीने के बाद, जो उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में रूमा को नजर आ रहा था, और वो उसके लिए थैंकफुल थी। वो इतना फ्रस्ट्रेट होने के बाद भी उस पिलर से टिके बस खामोशी से अपने हाथ में वाइन का ग्लास लिए नीचे मायूस होकर देखे जा रही थी। जैसे न छेड़ो उसे, वो एक खामोशी भरा सैलाब हो। उसके सामने कुछ तो हो रहा था, जश्न सा कुछ चल रहा था। घर के लोग सामने आ आकर
कंग्रेचुलेट करण राशि कर रहे थे। पर कायरा सही तो थी। उन घर वालों की बातों के बीच उसका क्या काम था। खुश थी वो थोड़ी उन सब में शुमार ना होके, क्योंकि अब खामोशी इतने आहिस्ते से घर कर रही थी उसके अंदर कि उसका बड़बड़ाता दिमाग अब पूरी तरह से शांत हो गया था। बाहर से बिल्कुल उल्टा, उसके अंदर अब कोई शोर न था। बस थकी सी बेचैन आंखों को वो किनारा मिल जाए जो भीड़ में खुद को शायद छुपाए हुए था, तो सब और बेहतर हो जाता। रोमा उसके हाथ से वाइन का चौथा ग्लास तो नहीं ले पाई थी, पर उसने उसे एक बार में पीने के बजाय आहिस्ते आहिस्ते से पीने के लिए मना लिया था। ये पहली बार नहीं था कि वो ड्रिंक्स पी रही थी, बस उसे वाइन का टेस्ट कभी पसंद ही नहीं आया था, इसलिए वो उसे अब तक एक बार में ही पी के खत्म कर रही थी। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता था कि वो अपना पूरा होश खो रही थी। बस अपने आप को खोकर वो इस शोर में खामोशी को महसूस कर पा रही थी। आहिस्ता से वाइन पीना एक अजीब सा हुनर था जो उसे कभी समझ नहीं आया था और ना ही भाया था। ना उसे वाइन का वो अजीब सा लाल कलर पसंद आया था। वो अपने ग्लास में उसकी नापसंदीदा वाइन को देख ही रही थी कि जिसकी आवाज को इतने वक्त से तरसे थे कान, उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। उसकी आंखें झट से उस जगह देखने लगती है जहां पर नैना खड़ी थी। भले ही उसने अब तक कायरा की तरफ ना देखा था, पर वो उससे ज्यादा दूर नहीं थी। अब अपनी आंखों के सामने होने के कारण वो उस खूबसूरत हसीना को दिल खोल के अब देख सकती थी। अब तक उस जश्न में हो रही बातों को सुन सुनकर वो बहरी होने का दिखावा कर रही थी, पर अब तो बेहद ध्यान से सब कुछ सुनने लगी थी, क्योंकि नैना की आवाज उसके चेहरे पर किसी ताजी हवा का झोंका सी थी, जिसे सुनकर वो मुस्कुराते हुए पिलर छोड़कर बिन सहारे ही खड़ी हो गई, ये जाने बगैर कि बहुत जरूरत पड़ने वाली थी उसे उस सहारे की, बस थोड़ी ही देर में। कंग्रेचुलेशन, कम ऑन अब। वो मुस्कुराती हुई कायरा को मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। बिन देखे ही उसकी आवाज उसके दिल को बड़ा ही आराम दे रही थी। भाई का बेटा जो साउंड प्रूफ रूम में नर्स की केयर में रेस्ट कर रहा था, उसके आने की खुशी नैना के चेहरे पर साफ झलक रही थी। गाइस गाइस गाइस, सब खुशी खुशी उसके भाई की बातों के लिए इकट्ठे हो गए और कायरा मायूस हो गई कि क्यों उसका भाई बोलने लगा। कुछ देर और सुन लेने देता ना वो उसे उसकी नैना की खूबसूरत आवाज को, क्योंकि उसे नैना के अलावा किसी और का दिखना सुनना गवारा कहाँ था। कितनी खूबसूरत है वो, दुआओं की तिजोरियां हो कहीं तो ला ला कर उसके सिरहाने रख जाए वो हर रोज, बस उस एक मुस्कुराहट के बदले। उड़ा जाए खूबसूरत सपने से भरी सितारों की चादर उसे, बस उस एक मुस्कुराहट के बदले। जश्न वो नहीं जहां लोग थे, जश्न वहां हुआ जब उसकी वो नजरें आखिर एक अरसे के बाद कायरा की नजरों तक आकर ठहर ही गई, और धड़कने अगर अपनी जगह छोड़ पाती, सारी महफिल का शोर फीका पड़ जाता। इतनी आवाज और रफ्तार थी उसमें, उसकी बस आंखों में देख लेने से। भले ही उन आंखों में पर्दे ही पर्दे थे जिसे वो पढ़ नहीं सकती थी, पर उतना भी काफी था उसकी दिल की धड़कनों को बेकाबू कर देने के लिए। don't just congratulate us नैना, we should also congratulate you too. आज खुशी दुगनी है. My beautiful sister will be getting engaged to a very good yaar of mine, Nihal Rajhansh.
शोर की औकात नहीं थी सन्नाटे की ताकत को आजमाने की। वो पिलर फिर सहारा बनना ही था उसका। आंखों में आंसू झलकने ही थे। दिल का टूटना लाजमी ही था। एक उसके अलावा सारे जहां को मालूम था कि उसके साथ यहाँ क्या होना था। शुक्र था कि उन पैरों ने उसे धोखा ना दिया, वरना दिल के साथ साथ आज उसका भी तमाशा होता। बिन झिझके नैना की खाली आंखें अब भी उसे देख रही थी। खालीपन का वो शहर, उसकी आंखें बड़ी ही महंगी पड़ गई थी कायरा के दिल को। पर नैना एंड निहाल, एक तरफ किसी की मोहब्बत जीती होगी और एक तरफ किसी का दिल रौंदा गया था। तू तोड़ मेरा शरीर कि वो दर्द जहर नहीं। मान ले कि अब इस जख्मी दिल पर तुझे आंसू बहाने का हक नहीं। अगर तू आया मेरे बुझे दिल के करीब उस खंजर के साथ, मैं तुझे चीख चीख के लौटा दूंगा, याद करा दूंगा कि लौट जाए पत्थर, क्योंकि अब ये तेरा शहर नहीं। लौट जाए पत्थर। all of you please enjoy the rest of the night. Please couples go ahead and dance. Have a good time. शोर से गाने महफिल में उसके जख्मी दिल पर छुरियां तान कर खड़े थे। अब भी कुछ बाकी था उसके दिल में टूटना, अब भी रह गई थी कहीं कसर। क्योंकि जब निहाल ने नैना से डांस के लिए हाथ मांगा, उसकी भीगी आंखों में उस पत्थर दिल ने देखकर अपने महबूब का हाथ थाम लिया। हाँ, था टूटना बाकी उसके दिल को अभी। बेरहम होना भी एक हुनर होगा, मेरे यार ने जिसमें फजलियत पा रखी थी। खत्म हो रहे हो तुम और खून का एक कतरा ना गिरा। खंजर एक ना चला वहां, पर छलनी उसका सारा शरीर हो गया था। ग्लास का सहारा लिए वो महसूस कर पा रही थी उसके लिए उस जगह से हवा खत्म होते हुए नामुमकिन सा हो गया था वहां रुकना उसके लिए। माना कभी चाहा नहीं कि मांग लेती वो खुदा से, पर किसी और की बाहों में देख उसे कोई दर्द ही ना हो, ऐसा भी तो नहीं। सांसें भारी भी होती तब भी वो ले ही लेती, पर दर्द ने अपनी जगह इतनी बना ली थी कि सांसें लेना भी जैसे कांच के टुकड़ों को घोल के पीने जैसा था। अब और ना रुका जाता उससे। इसलिए उसने अपने हाथ में खत्म हुए वाइन के ग्लास को चलते फिरते वेटर्स में से एक वेटर की ट्रे में रख दिया और बिना रोमा को कुछ कहे वो बाहर जैसे ही जाने होती है, खुद को संभालने के लिए इस छीलती मारती महफिल से दूर कोई पीछे से उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। डोंट गो। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो जानवी खड़ी हुई थी। उसके पास ताकत नहीं थी सुनने समझने की कुछ। वो बस जाकर कहीं पर रो लेना चाहती थी या अपने दफन गुस्से को किसी दीवार पर दे मारना चाहती थी। खत्म कर देना चाहती थी अपने अंदर से इस पहाड़ से इश्क को। अब्र अब बन बारिश बरस जा मुझ पर कि निचोड़ आऊं इस इश्क को कहीं, बस समंदर जितनी जगह ढूंढ लेना। माइंड डांसिंग। जानवी का ऑफर सुनकर उसके स्लो प्रोसेसिंग ब्रेन में थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है और वो उसे बड़ी ही हैरत से देखने लगती है। क्वेश्चंस कंफ्यूजन बाद में क्लियर कर लेना। कल वो इंडिया से जा रही है। अगर एक बार वो निहाल के साथ एंगेज हो गई ना, तो नैना नैना है, कभी जवाब निकाल नहीं पाओगे उससे। कुछ और बाकी हो तो ला गिरा मुझ पर।
क्या पता और कितनी देर मेरा दिल लोहा बना रहे। मैनिक्योर नाखूनों वाला हाथ जानवी का जब उसके सामने ऑफर के लिए आता है तो वो उसे देखकर उसका चेहरा देखने लगती है। जस्ट ट्रस्ट मी, अतर की इस लड़ाइयों में उसकी सांसों को आराम तो बस उसकी खुशबू देने वाली थी, पर क्या रखा था अब अपनी सांसों को उनकी दवा देकर, उसकी खुशबू लेकर, जब वो किसी और की हो रही थी। हार और रंज का अगर कोई चेहरा होता उस वक्त उस जगह खड़ी कायरा के जैसा ही होता। उसकी आंखों में लड़ाइयां ना थी, ना उम्मीद, बस था तो दर्द और दिल चीर देने जितनी तड़प। किसी को रुखसत ऐसे भी करते हैं, दरवाजे वो अपने बंद करते हैं और ताले किसी और के दिल पे लगते हैं। जानना चाहता था वो कि लोग इश्क से क्यों डरा करते हैं। अब आया है सबब कि इसमें डूब कर लोग फिर नहीं उभरते हैं। जानवी उसकी हालत देखकर उसका हाथ खुद ही पकड़ लेती है। वह डांस करने उसे ले आती है वहां जहां कुछ कदम की दूरी पर उसका वो बेरहम आईना अपने दिलदार की बाहों में था, जो उसके अंदर के जलते शहर को बेदर्दी से दिखा रहा था। जानवी लेकर तो आई थी उसे डांस के लिए, पर वो किसी बुत की तरह खड़ी वहां बस नैना को देखे जा रही थी, इस सोच में कि ए कातिल अब तो मुस्कुरा दे, तू जिसकी बाहों में रहना चाहती थी, तेरी मुरादें पूरी हो गई। फिर क्यों उस दिलकश चेहरे पर कोई पढ़ पाने वाली जबान न थी। जानवी की इस हरकत को नैना ब्लैंक फेस करे समझ ही पाती कि उसके पास राग और दिशा भी तभी डांस करने आ जाते हैं। कायरा के साथ डांस करना जैसे किसी मुर्दे को वो उसका हाथ थामने बोल रही हो, जो सिर्फ एक ही शख्स पर नजर टिकाए जानवी को उसे मूव कराने दे रही थी। डांस जैसे ही आगे बढ़ता है कि राग जाकर निहाल से नैना के साथ डांस करने के लिए हाथ बढ़ा देता है और दिशा निहाल के साथ पार्टनर बन उसे ले जाती है। नैना कंफ्यूज होकर भी राग के साथ डांस करने लग जाती है, पर वो सोच क्या पाती, भले ही उसका चेहरा उसकी दी तालीम से दगा ना करे, पर उसकी धड़कनों पर उसका नाम नहीं था, उसका हक नहीं था, उस दिल पर उसका बस नहीं था। वो लगाम तो सिर्फ उस लड़की के पास थी जिसका टूटना उसका मकसद बना हुआ था। इस लड़ाई में हार भले ही खड़ी उसकी मोहब्बत के चेहरे पर लिखी थी, पर शायद उसके जैसी हार किसी और को कभी नहीं मिली थी। एक हिफाजत के लिए मिटने तैयार था, एक हिफाजत के लिए उसे तोड़ने। ये इश्क बड़ा ही बेदर्द बेरहम था। क्या कर रहे हो तुम लोग? नैना उससे पूछ ही पाती है कि राग डांस के स्टेप में उसे खबर होने से पहले ही घुमा के हौले से धक्का दे देता है और वो सीधा सामने खड़े उसके सुकून की बाहों में आ रुकती है। कभी कभी नसीब ना होने पर भी कायनात आपके हक में लड़ जाती है। सुना है ना दुनिया ठहर जाना, शायद इसी पल को कहते हैं। अपनी कमर में कायरा का हाथ पाते ही नैना के अंदर कोई उफान आ गया था, मानो कोई बांध के पानी को अब एक तिनका रोकने की कोशिश कर रहा हो। हक क्या होता है एक दूसरे पर, कौन समझाता है दो प्रेमियों को, जिसकी एक नजर जिस्म के भीतर बैठी रूह को चूम ले और उसी रूह को हाथ पकड़ के अपनी रूह तक उतार लाए। ये कौन सिखाता है इन्हें? ज़र्फ उसकी आंखों का पढ़ना, ये हुनर किसके पास था? खाली थी उसकी कहानी,
बिन पूछे ही आसमानी रंगों से पूरी किताब भरने की हिमाकत किसके पास थी। उस लम्हे में नैना से ज्यादा कमजोर दुनिया में कोई नहीं था, और कायरा जितना ताकतवर कोई नहीं। दिल के भी घर पैर हो मुल्क उसका भी अलग, ले जाती उस धड़कती चीज को, एक मुर्दे को मुर्दा छोड़कर। सांसों में तेजी, धड़कनों का बावलापन, दिल का उसके पूरे होशो हवास पर चढ़कर बोलना। नैना कभी ऐसी ना थी। उसकी नजरें कायरा के चेहरे की बनावट अपनी आंखों में कुछ इस तरह से उतार रही थी जैसे वो लिख रही हो किसी इल्म की किताब को, और उसके सीने से जाता हुआ गहरा रास्ता वो कैद का, और उस पर बीचों बीच बना वो ड्रैगन फ्लाई। काबू शब्द एक मजाक बन गया था। एक बार फिर वही वक्त आया था कि कायरा ने नैना के खुले बालों को छुआ था, पर तब उसके अंदर डर था और नैना के चेहरे पर कंफ्यूजन। पर आज कायरा की हरकतों में न जाने कैसा हक था कि नैना जैसी ताकत जो हर चीज की आंखों में आंखें डालकर देखती थी, आज कायरा के छूने भर से उन आंखों की पलकें झुक गई। बवाल थी कायरा की ताकत उस पर, उसी के खेल में उसी की आंखें बंद थी। जितना गाना आगे बढ़ रहा था उतने ही करीब वो दोनों आ रहे थे, जैसे उन दोनों के अलावा कोई हो ही ना वहाँ। कायरा की धड़कनों की मार वो हथेली पर महसूस कर पा रही थी। वो उसका था, उसके लिए बना था। कैसे कैसे वो इतनी बदनसीब हो सकती थी कि जिसे चूमना चाहा था उसी के आगे उसे धकेलने की जिद करे बैठी थी। कुर्बान था हर जन्म उसका उन नजरों के आगे। गिरने लगे थे सभी हथियार उसकी पाक सी आंखों के आगे। ऐ खुदा, फिर लाना इस दुनिया में इस धड़कनों को अपने हाथों से महसूस कर पाने के लिए, छू लेने के लिए, इसे चूम लेने के लिए। फिर लाना कायरा को सिर्फ और सिर्फ उसका बनाने के लिए। और न जाने क्यों और कब ये गाने के अल्फाज ने कायरा के इरादों को पंख दे दिए थे, लफ्ज दे दिए थे, जिसे सुनाने उसने नैना को अपने और भी करीब कर लिया। तेरे इश्क पे हक मेरा ही तो है, छीन लूंगा तुझे सारी दुनिया से मैं। कुछ तो गुनाह किया होगा तूने, वरना इस दिल को तुझ पर मलाल करना कहाँ आता था। वो आंखें, वो शिकायत, वो गुस्सा, वो दर्द, सब कुछ नैना को दिखा रही थी। कोई पर्दा ना किया था उसने, जैसे वही उसका खुदा हो। इतनी तड़प, इतना दर्द, इतनी अजियत, जैसे वो पूछ रही हो, इल्जाम लगा रही हो उस पर कि ये जो तमाशा बनाया था तुमने मेरे जज्बातों का, आज मिल गई ठंडक। नैना बिखर न जाए उसकी उस पर पकड़ के आगे, गिर न जाए वो फिसलता हुआ नकाब उसका, सर चढ़ न जाए उसके अंदर का सैलाब। खो देगी वो खुद को अगर मिल जाए वो घर जो उसकी हथेली के नीचे धड़क धड़क कर अपना पता चिल्ला रहा था। अपनी ही जगह दो दिल मिलने के लिए धड़कते हुए तड़प रहे थे, जैसे अलग अलग कैद में फड़फड़ा रहे हो दो पंछी। और थोड़ी देर और कायरा उसके मकसद को घुटनों पर ला देगी, चीरने पर मजबूर कर देगी उन सभी सन्नाटों को जहां उसकी कायरा खुद को अकेला पाती थी, लड़ती थी, रंज दर्द में घुटती थी अकेले ही। और थोड़ी देर उन आंखों के आगे नैना हार जाएगी,
और थोड़ी देर वो कुछ ऐसा कर बैठेगी कि जिसे कायनात भी कायरा के होठों से ना मिटा सके। मोहलत दी थी उसके हुए निकम्मे कानों को कि हट जाओ पीछे, वरना जो ना फेरी नजरें तो खुदा को ही उतर के आना पड़ेगा उससे दूरी बनाने। संभल जाओ। समझ के वो जैसे ही उससे दूर होने होती है, हक से आया कायरा का एक झटका उसे वापस उसकी जगह पर ला देता है, कायरा की बाहों में। तेरा भरोसा तेरी ताकत पर कहीं भारी ना पड़ जाए। ठिकाना होश का ना था यहाँ। बातें उन्होंने दूरियों की थी। जो कभी लड़खड़ाया ना था आज बिन सहारे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। दोनों इतने करीब थे कि जो काम अब तक उनके उन लबों ने ना किया था वो उनकी सांसें कर रही थी। आना तो अब खुदा को ही बीच में था, या कोई हो ताकत बड़ी, क्योंकि अब नैना का कायरा की आंखों की ताकत के सामने झुकना तय था। जिसे हिला न सके तूफान, उसे रेत कर गई थी कायरा। नैना, कोई बहुत बड़ी ताकत। अनिल सांग भी नैना की सबसे बड़ी ताकत थे, और वही आवाज थी जो नैना को होश में ला सकती थी। वो ऊपर खड़े नैना को देख रहे थे, अपनी बेटी को इस दुनिया में सबसे अच्छे से जानने वाले उसके पापा के लिए वो टूट नहीं सकती थी। कायरा का अपनी बेटी पर इतना असर देख वो एक गहरी सांस भरने पर मजबूर हो गए थे। इसलिए नहीं कि अपनी बेटी की मौत देख रहे थे, बल्कि इसलिए कि अब उनके लिए कायरा को बचाना बेहद जरूरी था, क्योंकि अगर उसे ना बचाया तो नैना खुद कुर्बान हो जाएगी। अपने पापा की आवाज सुन नैना अब होश में आ चुकी थी। उसके चेहरे पर ना भेद पाने वाले पर्दे आ चुके थे, जिसे देखकर कायरा ने अपनी पकड़ ढीली कर दी, क्योंकि वो उसके आगे नैना को नैना के खिलाफ नहीं कर सकती थी। उसमें नैना ने इतनी महारत हासिल की थी जो कायरा पहचान तो सकती थी पर हटा नहीं सकती थी। पर महारत के आगे भी कोई बड़ा खिलाड़ी होता है, और कायरा इस बात को भले ना जाने। उसकी वो आंखें नैना के हजारों पर्दे एक बार में खोलने की ताकत रखते थे, और इसीलिए अगर थोड़ी देर और हुई तो एक बार फिर वो खोल देगी उन पर्दों को, और वो ऐसा होने नहीं दे सकती थी। पता नहीं कहाँ से ले आई थी वो इतनी हिम्मत, और जिस दिल को उसके अलावा कोई और छू ना सके, उसी दिल को वो बेदर्दी से धकेल देती है। नेवर टच मी अगेन। कुछ बचा ना रह गया था कायरा के अंदर। जो जिंदगी वापस मिली थी उसे इस पल में छिन गई थी फिर से। छिन गए थे सारे सपने, छिन गई थी उन आंखों में से सारी चमक। छीन लिया था कायरा को जब एक आंसू उसकी आंखों से जा गिरा, देखकर जिसे न जाने नैना ने किस तरह मुंह फेरा होगा, जिसे बताते हुए ऊपर वाले का दिल भी टूटने वाला था। नफरत वो कभी उस आसमानी हसीना से कर नहीं सकती थी। अपना दर्द कहीं और ले जा सकती नहीं थी वो। सब उसने अपने अंदर ही समाना था, और यही ख्याल उसे बिखेर रहा था। वो जानती थी कि बहुत अंदर तक खत्म हो चुकी है वो। उसमें अब ये सोचने की ताकत भी न थी जो उसका दिल पूछना चाह रहा था कि क्यों देखा था उन नजरों से नैना ने उसे, जब उसे जाना ही था।
दिल के दरवाजे को क्यों अपने हाथों से खोल लिया था जब कदम पीछे हटाना ही था। चली गई थी वो छोड़कर उसे अकेली। उस जगह के जर्रे जर्रे ने आज कायरा और नैना की प्रेम कहानी देखी थी और महसूस किया था उनके एक होने की ताकत को। वो दीवारें गवाह थी कि वो अगर इस जन्म नहीं तो किसी और जन्म सही एक होने के लिए ही बने थे। करण, राशि और उसकी मम्मी के साथ सब ने देखा था कि नैना खुद पर लाख काबू कर ले, पर वो पूरी तरह से कायरा की ही हो चुकी थी। दिल तोड़ के टूटना तो उसका भी था, रुला के रोना तो उसे भी था। वो आज भले ही पत्थर बन जाए, पर घुलना तो उसे उसी बूंद से था। क्या कायरा और नैना दोनों हमेशा के लिए दूर हो चुके थे या उनकी कहानी में कुछ और बाकी था? जानने के लिए सुनते रहिए द हेड गर्ल।